we all welcome you in India's best learning platform, Upcoming IAS, and today we are going to cover Economic Survey Part 2. I hope you all are doing well. So without doing any further delay, let's start the video. And first of all, students, we will sum up the last lecture of part 1 of the economic survey. तो उसके अंदर हमने GDP, इन्फ्लेशन, फिजिकल डेफिसिट और सारे के सारे अलग अलग सेक्टर्स देख लिए थे, इंक्लूडिंग एक्सटर्नल सेक्टर्स, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, सारी चीज़ें हमने उसमें कवर करी थी. सो अब हम पॉलिसीज अडॉप्टेड की तरफ चलते हैं कि कौन सी पॉलिसीज उन्होंने किस किस फील्ड में, किस किस सेक्टर्स में हमारी गवर्नमेंट ने अडॉप्ट करी है. तो सबसे पहले हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड पॉलिसीज देखेंगे कि इन्होंने फिजिकल एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें करी हैं और उन्हें क्या ग्रोथ दिखती है, किस चीज़ पे वो सोचते हैं कि इतने टाइम में इतनी डेवलपमेंट इन चीज़ में होनी जानी चाहिए, और अपने पोटेंशियल को लिफ्ट करते हुए, उसे मैक्सिमाइज करते हुए कौन से इनिशिएटिव जो है वो हमें गवर्नमेंट ने लिए हैं. सो स्टूडेंट, सबसे पहले BIM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हाईवेज, रोड सब कुछ बिल्ड करे जाएंगे, जिससे कि लोगों का और जो गुड्स है उन सभी का सीमलेसली मूवमेंट हो सके बिना किसी रुकावट के, इन टाइम बाउंड मैनर में. एंड देन नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जो है वो 9 लाख करोड़ की है. उसके अंदर 9 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट का पोटेंशियल है कि वहाँ से भी अगर हम नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, स्ट्रीट्स मीन्स मोनेटाइजेशन मीन्स कि गवर्नमेंट को कहाँ वहाँ से पैसा आ सकता है. और कैसे पैसा आएगा कि वो जो अपने एसेट्स हैं उन्हें सेल करके वो पैसे लेकर आएंगे. तो वो कह रहे हैं कि उनके पास इतने एसेट्स हैं कि 9 लाख करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट हो सकती है उन एसेट्स को सेल करके. तो ये भी एक नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर उसके अंदर है, उसके पाइपलाइन के अंदर है, जिससे कि हम फंड इकट्ठा करें, पैसे इकट्ठे करें एंड देन उसको और ज़्यादा डेवलपमेंट में लगाएं. इसके साथ साथ नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसीज भी वो लोग लेकर आए हैं, जैसे कि इंडियन लॉजिस्टिक को वो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बना सके एंड टाइम बाउंड मैनर में इफेक्टिवली जो भी सामान है वो बिना खराब हुए वहाँ तक पहुँचे. इसके लिए भी नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसीज जो है वो लेकर आए थे. देन जो पोर्ट्स हैं, उन मेजर पोर्ट्स हैं, अगर हम बात करें पोर्ट्स में भी, तो जो मेजर पोर्ट्स हैं उनकी कैपेसिटी को बहुत डबल कर दिया गया है पिछले 8 सालों में. अगर हम देखें तो ये तो हो गया फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कि डिजिटली उन्होंने क्या क्या काम किया है. तो सबसे पहली बात, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स मीन्स डिजिटली जो भी कॉमर्शलाइज चीज़ें होती हैं, जो भी मीन्स डिजिटली बिजनेस चल रहे हैं, उनमें आपको पता है जो अमेज़ॉन है आजकल उसकी बहुत ज़्यादा मोनोपोली हो गई है. उसको कॉम्पनसेट करने के लिए, उसके कंपटीशन के लिए कोई और ई कॉमर्स कंपनी लेकर आने के लिए जो डिजिटल कॉमर्स है उसे, उसके नेटवर्क को ओपन कर दिया गया है कि और भी कोई और कंपनी आएगी जो ई कॉमर्स में स्टार्ट करेगी एंड वो जो भी रिलेटेड चीज़ें उसको सेल करना स्टार्ट करे, जिससे कि जो अमेज़ॉन है उसकी जो बहुत ज़्यादा मोनोपोली चल रही है वो थोड़ी रिड्यूस हो सके. इसके अलावा UPI, जिसने दिसंबर 2022 में 782 करोड़ ट्रांजैक्शंस को क्रॉस कर दिया, जो कि अभी तक का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट था. और ये एक UPI जो वाला जो ये पार्ट था, ये भी काफ़ी ज़्यादा बेटरमेंट के लिए देखा जा रहा है, क्योंकि इससे क्या है कि जो सारे पेमेंट मोड होते हैं वो लिंक हो जाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती. एंड एट लास्ट, ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क फॉर डेमोक्रेटाइजिंग लैंडिंग ऑपरेशन. स्टूडेंट्स मीन्स लैंडिंग ऑपरेशन को और ज़्यादा डेमोक्रेटाइज कर दिया गया है. लोन को, क्रेडिट को देने के लिए काफ़ी ज़्यादा ओपन फील्ड्स लेकर आ गए हैं, काफ़ी ज़्यादा न्यू चीज़ें लेकर आई हैं, जिससे कि आप उनको से लोन ले सकते हैं, जो लैंडिंग ऑपरेशन है वो इजी हो सकते हैं. अब हम कुछ MSMEs के बारे में बात करेंगे कि MSMEs के अंदर क्या रिफॉर्म्स करे गए हैं और उनका क्या रिजल्ट आया है और क्यों इन चीज़ों में रिफॉर्म करना ज़रूरी है. सो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम रिफॉर्म्स की बात करें तो MSMEs के बारे में बताया गया कि MSME है क्या, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जिनके अंदर वही सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं जो या तो खुद से अपनी कोई चीज़ जो है वो बना के बेच रहे हैं, लाइक हैंडीक्राफ्ट, आर्टिजन, सारी जो चीज़ें हो गई ये सारे लोग, या फिर वो कोई इनिशिएटिव लेकर आ रहे हैं, मीन्स कोई वो आइडिया लेकर आ रहे हैं एंड वो बिजनेस अपना स्टार्ट करें, मीन स्टार्टअप कुछ कर रहे हैं. ये 2 चीज़ें इंक्लूड होती है MSMEs के लिए. तो इनके ही ग्रीवेंस एड्रेसिंग के लिए पोर्टल बनाया गया जिसे बोलते हैं चैंपियंस पोर्टल, और एक समाधान पोर्टल भी बनाया गया है कि अगर कोई भी उनकी क्रेडिट रेजोल्यूशन चीज़ें होंगी, मीन्स क्रेडिट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, लोन से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, उनके रिसीवेबल्स एंड एक्सचेंज के बारे में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी तो समाधान पोर्टल पे वो सॉल्व करी जाएगी. और इसके अलावा कोविड के टाइम में भी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम लॉन्च करी गई थी, जिसके अंदर जो MSME सेक्टर्स हैं उनको लोन बांटा गया था, और कोविड के टाइम में भी जो MSMEs हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा वर्क किया था. एंड एट लास्ट, MSME को फॉर्मलाइज करने के लिए एक उद्यम पोर्टल है, जिसके अंदर MSMEs ने कितना अभी तक काम किया है, वो कितने लोगों को जॉब एम्प्लॉयड कर चुकी है, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि वो फॉर्मलाइज हो, लोग आके उस स्टार्टअप के आइडियाज़ में अपने पैसे लगाएं और जो लोकल है उसे वोकल बनाए, जो लोकल का प्रोडक्ट है वो ज़्यादा मार्केट में हाइप करे.
इसके बाद हम इंडस्ट्री की तरफ चलते हैं, अपने इंडस्ट्री के सेक्टर्स को देखते हैं, हमारे मैन्युफैक्चरिंग को देखते हैं कि उसकी रिकवरी कैसी हो रही है, क्योंकि सर्विस सेक्टर में तो हमने काफ़ी ज़्यादा बूम हम लेकर आए, लेकिन हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी पीछे नहीं छोड़ना है। सो अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव्स हैं जो हमारी गवर्नमेंट ने लिए हैं। द फर्स्ट वन इज PLI स्कीम्स, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स। इसके अंदर प्रोडक्शन होगा, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो आपको इंसेंटिवाइज किया जाएगा, आपको इंसेंटिव मिलेंगे। अब देखो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए मैन पावर की ज़रूरत है, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब्स मिलेगी, वो एम्प्लॉयड होंगे। तो PLI स्कीम्स के थ्रू 3 लाख लोगों को जॉब्स मिली है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुई है एक्स्ट्रा में। ओके, एंड 2002 के फाइनेंशियल ईयर की हम बात करें तो 47,500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है जो कि MSME से में हुई है। और MSMEs की अगर हम बात करें तो 100 बेनिफिशियरीज से भी ज़्यादा है MSMEs, जिनको सारी की सारी जो भी उनमें रिफॉर्म्स करे गए, जो भी उनके लिए पॉलिसीज लाई गई हैं, 100 से भी ज़्यादा MSMEs उससे बेनिफिट हुई हैं। और अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और ज़्यादा बूस्टअप करने के लिए, जिससे कि उसकी जो ग्रोथ है वो स्टेडी रहे, उसकी रिकवरी और ज़्यादा हो, इसके लिए उन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी काफ़ी ज़्यादा एनहांसमेंट करी है। क्योंकि आपको पता है बिजनेस सेटअप करना काफ़ी ज़्यादा इतना ईजी नहीं होता, काफ़ी सारे चीज़ें होती है जिनके आपको क्लियरेंस करानी पड़ती है। तो सबसे पहले 7496 रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करा गया है, जिससे कि कोई भी न्यू बिजनेस सेटअप करने में कोई दिक्कत ना आए और ज़्यादा से ज़्यादा उनके फेवर में ही रहे। एंड रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ काफ़ी सारी जो कंप्लाइंसेज है उसे रिड्यूस किया गया है, 39,000 कंप्लाइंसेज को रिड्यूस किया गया है, जिससे कि बिजनेस में काफ़ी सारे कंप्लाइंसेज होते हैं ना, कि एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिल रही, लैंड क्लियरेंस नहीं मिल रही, उसके बाद कोई और प्रॉब्लम आ गई, तो ये सारी कंप्लाइंसेज रिड्यूस हो। एंड 3500 प्रोविजंस को डिक्रिमिनलाइज किया गया है, क्योंकि पहले काफ़ी ज़्यादा जल्दी बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों पर जेल हो जाती थी, फिर इसलिए लोगों का मन नहीं करता उस चीज़ में इन्वेस्ट करने का, इसलिए इन प्रोविजंस को डिक्रिमिनलाइज किया गया है। एंड एट लास्ट हम मेक इन इंडिया के बारे में बात करेंगे, तो मेक इन इंडिया का 2.0 फेज चल रहा है, जिसके अंदर टोटल 24 सब सेक्टर्स को इंक्लूड किया गया है। और इसमें होगा क्या, मेक इन इंडिया में बनाएंगे, हम अपने लोकल को वोकल करेंगे, सो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जॉब उनको मिलेगी, जो भी आप अपना काम वो बना के बेचना चाहते हैं वो उसे बेच सकते हैं, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट हो, आर्टिजन हो, या फिर वो कोई भी न्यू आइडिया लेके आना चाहते हैं तो वो कोई स्टार्टअप बिजनेस भी कर सकते हैं, मीन्स उनको कम्प्लीटली सपोर्ट किया जाएगा। अब इसके साथ साथ अभी हमने सारे सेक्टर्स देख लिए, अब हम अपने प्राइवेट सेक्टर को देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के साथ हमारे यहाँ की क्या सिचुएशन है। तो जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है उन्होंने बोला है कि प्राइवेट सेक्टर को हमें अपने साथ लेकर ही चलना है, एक ऐसा पार्टनर समझ के चलना है, तभी डेवलपमेंट हो पाएगी। और इसीलिए उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स को रैशनलाइज किया था 2019 में, क्योंकि पहले जो कॉर्पोरेट का टैक्स था वो काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था, 35 to 40% हुआ करता था, लेकिन अब वो 22 से 25% के स्लैब के बीच में आता है। इसके अलावा हमने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स की बात करी, जो कि 14 से भी ज़्यादा सेक्टर्स के अंदर ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, जिससे कि जो हमारे प्राइवेट सेक्टर है उसमें भी डेवलपमेंट हो, उसे भी बूस्टअप मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है फिर न्यू बिजनेस स्टार्ट करने की सोचे। जब न्यू बिजनेस स्टार्ट होंगे, लोगों के पास न्यू जॉब्स आएंगे, हमारे GDP में कंट्रीब्यूशन होगा। और मेन बात यह है कि जो ज़्यादातर जो लोग हैं वो प्राइवेट कंपनीज में ही डिप्लॉयड है या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में एम्प्लॉयड है, इसीलिए इनको भी डेवलप करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम ओवरऑल डेवलपमेंट चाहते हैं तो। देन एक डिसइन्वेस्टमेंट का पॉइंट आता है कि न्यू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पॉलिसीज़ के थ्रू हम डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जो LIC के बारे में आपको पता ही होगा, और अब जो एयर इंडिया है उसका डी इन्वेस्टमेंट करा जा रहा है, वो आप मान लो कि ऑलमोस्ट उसके जो शेयर्स हैं वो टाटा को बेच ही दिए गए हैं। एंड एट लास्ट प्राइवेट सेक्टर को अपने को पार्टनर बना के रखने के लिए हम कर क्या रहे हैं, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन कर रहे हैं, जिसके अंदर क्या है, जो भी हमारे एसेट्स हैं हम उन एसेट्स को मोनेटाइज करें कि कितना हम उनसे पैसा कमा सकते हैं, हमारे पास कितने एसेट्स और कैसे कैसे, और उनकी जो एफिशिएंसी है उसे इंप्रूव करना है। एट लास्ट हम अपने एंडिंग सेशन की तरफ बढ़ते हुए हम कुछ हेल्थ इनिशिएटिव्स देख लेते हैं कि अभी तक क्या क्या हेल्थ इनिशिएटिव्स जो हमारी गवर्नमेंट ने लिए हैं। तो 2017 के अंदर नेशनल हेल्थ पॉलिसी, देन 2018 में आयुष्मान भारत, वेलनेस इन सेंटर्स, देन पोषण अभियान आया था एनीमिया को हटाने के लिए। फिर 2019-20 वाले सेशन की अगर हम बात करें तो सोशल अवेयरनेस एंड एक्शंस टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, ये भी हमने सक्सेसफुली काम किया है। ई संजीवनी हमने 2019-20 में सक्सेसफुली लॉन्च करी गई है। एंड उसके अलावा 2021 और 2022 में भी जो जो चीज़ें हमने ऑप्ट करी हैं वो लिखी हुई है, आप उन्हें एक बार पढ़ सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अब आपका खुद का काम क्या होगा कि जो भी हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पे इनिशिएटिव्स दिए हुए हैं, या फिर और जो भी प्रीवियस स्लाइड्स में मैंने बात करी, जो जो इनिशिएटिव्स दिए हुए हैं, जो जो स्कीम्स मैंने इसमें एक दो मैं आपके लिए जो मैंने आपको बताई है, जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स हो गई, या फिर जो पार्ट 1 है इस इकोनॉमिक सर्वे का जो ऑलरेडी कल अपलोड हो चुका है, उसमें ऐसी कोई भी चीज़ आती है तो आपको उसके बारे में पढ़ना है कि स्कीम के अंदर क्या है। या फिर जैसे मैं आपको ये हेल्थ इनिशिएटिव्स बता रही हूँ, हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम, जो भी इनिशिएटिव्स हमारी गवर्नमेंट ने लिए वो बता रही हूँ, तो आपका ये रोल होना चाहिए कि आपको खुद जाके इसके बारे में पढ़ना है कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्या है, ई संजीवनी वाला था वो क्या है, और उसमें शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं और उसे
अपनी इकोनॉमिक सर्वे वाली जगह पे ऐड ऑन कर देना है। सो एंड करने से पहले हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के बारे में और देख लेते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को लिबरलाइज करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हमारी कंट्री में हो उसके लिए क्या किया है। तो सबसे पहली बात, एक बोर्ड था दैट इज अर्स्टवाइल फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, उसको रिप्लेस कर दिया गया है GPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जिससे कि ये एक फैसिलिटेट करेगा सारी जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएंगी। एंड 100% FDI सभी चीज़ों के अंदर, सभी सेक्टर्स के अंदर ओपन कर दी गई है ऑटोमेटिक रूट से। बस कुछ है जो जिनको मतलब ऑटोमेटिक रूट में नहीं रखा गया है। और इसके अलावा एक पोर्टल भी बनाया गया है, FIF पोर्टल, दैट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल, जिसके अंदर ये बोला गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कि सिंगल पॉइंट इंटरफेस पे जो भी इन्वेस्टर्स की प्रॉब्लम होगी उन्हें ध्यान में रखते हुए उन्हें एड्रेस किया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि 2014-15 से लेके अब तक 2022 तक हमारी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आई हैं, FDI में आई है, फिर टोटल FPI में आए हो, उसका क्या हमारे GDP से रिलेटेड क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, वो ईयर बाय ईयर वो इंक्रीज ही हुई है। सो अब हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, आई नो कि सेशन काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए हमने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, बट इसे आप एंड तक बने रहिएगा, एंड तक देखना। सो कंक्लूजन में ये गिवन है कि पेंडेमिक के बाद भी हमने बहुत ज़्यादा जल्दी रिकवरी करी है। हमारी जो ग्रोथ थी वो बहुत ज़्यादा होने वाली है अपकमिंग ईयर में भी, और ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि जो हमारी डोमेस्टिक डिमांड थी ना वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुई थी कोविड के आने के बाद भी, क्योंकि लोगों को खाना तो खाना ही था ना, चाहे वो लोग एक्स्ट्रा कपड़े की शॉपिंग ना करें, कहीं बाहर घूमने ना जाए, कुछ भी ना करें, बट वो खाना तो खाएंगी। इसलिए हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो बूम ही रहा था, उसमें कोई भी गिरावट नहीं आई थी। तो यही कह रहे हैं कि पैंडेमिक से इतना ज़्यादा जल्दी रिकवर करने की पीछे रीज़न यही था कि जो हमारी डोमेस्टिक डिमांड थी वो बनी हुई थी, और अब पैंडेमिक ओवर होने के बाद भी जो हमारी डोमेस्टिक डिमांड है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, इसलिए जो हमें सप्लाई है वो और इंक्रीज करनी पड़ेगी, मीन जो हमारी इकोनॉमी है वो सही तरह से चलती रहेगी। एंड द सेकंड रीजन इज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट में हमने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करा हुआ है, जिसके वजह से हमें देखने के लिए मिले कि जब हॉस्पिटल्स की कमी हो गई थी तो जो वैक्सीनेशन थी वो स्कूल्स में, जो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े गवर्नमेंट स्कूल हैं उसमें वैक्सीनेशन को लगाई गई थी। एंड कमी इसलिए नहीं हुई थी, कमी हॉस्पिटल्स की नहीं थी, काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन उनको पहले प्रायोरिटी ये दिया गया था कि वहाँ पे वो पेशेंट्स को देखें, क्योंकि जो वैक्सीनेशन है वो उन स्कूल्स में भी लग सकती है जो गवर्नमेंट स्कूल्स इतने ज़्यादा बड़े बड़े बनाए गए थे। मीन्स हमने ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करी अपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट में, जो भी हमने कैपिटली एक्सपेंडिचर किया था ना उससे जो भी हमने बनाया हमने उसकी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करी है। और अगर हम अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को पिछले 7 सालों में एनालाइज करें, 2016 से 2023 में अगर हम देखें तो इन 7 सालों में वो 2.7 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। आई नो ये थोड़ा बेटर नंबर नहीं है, बट 7 सालों में थोड़ा और इंक्रीज करना चाहिए था, लेकिन हम अब आगे आने वाले टाइम में और ज़्यादा इसे इंक्रीज करेंगे। और ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल दोनों सोर्सेज से ये पता लगा है कि जो अपकमिंग ईयर है और जो करंट फाइनेंशियल ईयर है इसके अंदर भी जो जॉब्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होने वाली है, काफ़ी सारे जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है वो आने वाले हैं जिससे कि जॉब्स इंक्लूड होंगी। और कुछ ऐसे ग्लोबल चैलेंजेस हैं जो सभी वर्ल्ड को देखने पड़ेंगे, सभी वर्ल्ड को फेस करने पड़ेंगे। दे आर फर्स्ट इज कोविड-19 पैंडेमिक। जो भी कोविड-19 पैंडेमिक से प्रॉब्लम्स हुई हैं उसकी डिस्ट्रप्शंस अभी तक इकोनॉमीज में देखी जा रही है। सब कुछ इकोनॉमीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा धीरे ग्रो कर रही है, लेकिन हाँ इंडिया पे उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा है बिकॉज ऑफ द रीजन मैंने आपको बता दिया। देन सेकंड इज रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शंस ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी लोगों को फेस करी गई थी, मेनली ऑफ फूड फ्यूल एंड फर्टिलाइजर, इसके बारे में भी मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है रशिया यूक्रेन वॉर पे, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो खाने की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी, वीट पे बहुत ज़्यादा वीट के क्राइसिस हो गए थे, इसलिए ही हाँ हमारी कंट्री में भी बोला गया कि वीट एक्सपोर्ट को कम्प्लीटली बंद कर दो। और फ्यूल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी जो इस वॉर की वजह से हमें देखने को मिली थी। एंड थर्ड चीज़, जब इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई थी और सप्लाई थी नहीं, डिमांड बहुत ज़्यादा थी, तो उस इन्फ्लेशन को काप डाउन करने के लिए पॉलिसी रेट्स में बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखा गया है जो कि सेंट्रल बैंक द्वारा करा गया। और इसकी वजह से भी हमारी इकोनॉमी पर काफ़ी सारा इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि जब पॉलिसी रेट इंक्रीज कर दिया गया मीन्स रेपो रेट इंक्रीज कर दिया गया, तो अब रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट दोनों इंक्रीज होंगे, मीन्स जो बैंक्स हैं उन्हें अपने साथ ज़्यादा अमाउंट सेव करके रखना होगा, तो वो लेंड कैसे करेंगे, और जब तक वो लेंड नहीं करेंगे तब तक और ज़्यादा एक्टिविटीज़ जो है इन्वेस्टमेंट नहीं होगी और ना ही उन्हें रिटर्न बैक आएगा, क्योंकि लोन जो है, लोन से ही क्या होता है, अगर आप लोन ले रहे हैं मीन्स कुछ करने का पोटेंशियल रखते हैं और उसके बाद वो इन्वेस्ट कहाँ करेंगे, कंट्री में ही तो करेंगे, इसीलिए तो फिर जो बैंक्स हैं उन्हें भी ये प्रॉब्लम होगी कि वो लेंडिंग एक्टिविटीज़ को कैसे इंक्रीज करें। ओके इसके अलावा द नेक्स्ट पॉइंट इज ग्लोबल स्टैगफ्लेशन। स्टूडेंट स्टैगफ्लेशन मीन्स इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है और ग्रोथ है ही नहीं इकोनॉमी में, और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा गया है, ग्लोबल लेवल पे देखा गया है। और जो डेवलप्ड कंट्रीज है कुछ जैसे यूएस एंड कनाडा, वहाँ पे तो अब आप स्लो डाउन रिसेशन देख ही रहे हैं। द नेक्स्ट फिफ्थ चैलेंज इज चाइना एक्सपीरियंस कंसिडरेबल स्लो डाउन, क्योंकि आपको पता है जो चाइना है ना, चाइना के ऊपर काफ़ी सारी कंट्रीज है जो डिपेंडेंट है उनके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वजह से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव गुड मार्केट में प्रोड्यूस करते हैं। कोई
यूनिक टेक्नोलॉजी करके या फिर कोई यूनिक गुड्स नहीं प्रोड्यूस करते वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा सस्ता चीप रेट पे देते हैं, इसलिए उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। अब चाइना में ही बहुत ज़्यादा स्लो डाउन है, तो ऑल ओवर द कंट्रीज जो है उससे इम्पैक्ट करेंगी, क्योंकि अगर एक या दो कंट्रीज में कुछ होता है तो उससे ऑल ओवर द वर्ल्ड इम्पैक्ट करता है, अगर वो उस पर डिपेंडेंट है तो चाइना में स्लो डाउन आ रहा है तो भाई इसका मतलब दिक्कत कहीं ना कहीं हो रही है। एंड लास्ट सिक्स्थ ग्लोबल चैलेंजेस पैंडेमिक ब्रॉट इन बाय द लॉस ऑफ एजुकेशन एंड इनकम अर्निंग अपॉर्चुनिटीज। पैंडेमिक की वजह से जो एजुकेशन में लॉस हुआ, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज में लॉस हुआ, क्योंकि काफ़ी सारे जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि हर कोई ऑनलाइन एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। इनकम अर्निंग अपॉर्चुनिटीज में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ गई थी, लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही, सब लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे क्योंकि कोई काम ही नहीं था करने के लिए, ठीक है। और अब फिर से जब लोगों को जॉब्स मिल रही हैं तो वो बहुत ज़्यादा लो रेट पर मिल रही है, तो इसीलिए अभी भी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बनी हुई है। एंड लास्ट यही कहा गया है सर्वे के अकॉर्डिंगली कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में काफ़ी इन सभी चीज़ों का काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है, लेकिन सभी धीरे धीरे करके उससे रिकवर हो रही है। और लेकिन जो इंडिया है उसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बोला गया है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से अब उसकी जो ग्रोथ है वो देखी जा रही है, और करंट ईयर में और जो अपकमिंग ईयर है उसमें भी उसकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखी गई है। स्टूडेंट्स, ये स्लाइड में अब मैं आपको बताऊंगी अबाउट द इंडियन इकोनॉमी, स्नैपशॉट मीन्स जो भी अभी तक की चीज़ों में मैंने आपको बताया है, फिर जो पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था लाइक जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन, सर्विसेज, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, या फिर जो आज हमने डिस्कस किया है एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फिस्कल डेफिसिट, एक्सटर्नल सेक्टर, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इन सभी चीज़ों के बारे में इसमें एक क्लिप्ड करके मैंने दिया हुआ है। सो आपको नोट बनाने में बहुत ज़्यादा ईजी होगा, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे से ना स्टूडेंट्स लास्ट कुछ सालों के बारे में पूछता है कि जीडीपी के अकॉर्डिंगली बताओ लास्ट सालों में क्या हुआ है, जब मेंस के आंसर आप लिखेंगे। सिमिलरली फॉर वो फिस्कल डेफिसिट पूछ लेगा, या फिर वो एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज़ के बारे में पूछ लेगा। तो आपके पास एक कंबाइंड मैंने आपको दे दिया, आप इसे एज इट इज आप अपने नोट्स में उतार लेना, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप अपना आंसर को कोट कर रहे होंगे तब। एंड स्टूडेंट्स, आपको ये नहीं कि मतलब सिर्फ और सिर्फ इसी में से आप नोट्स बनाएंगे, काफ़ी सारी चीज़ें और भी हैं जो इस इकोनॉमी एज अ स्नैपशॉट में नहीं गिवन है, उनके बारे में भी आप देखना, क्योंकि आपको पूरा ही पढ़ना है। और इकोनॉमिक सर्वे में से होता ही है कि वो लास्ट 2-3 सालों के बारे में पूछता है, उसका डेटा पूछता है, तो इसीलिए हम इसको इतना डिटेल में कवर करें कि हमने इसके 2 पार्ट्स बनाए हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट स्लाइड ऑफ द लेक्चर विच इज अबाउट सजेशन। तो स्टूडेंट्स, ये जो सजेशन है ना, ये हमारे कुछ इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ने दिए हैं। उन्होंने बोला है कि जो इकोनॉमिक सर्वे रियलिटी में वो होता क्या है, वो ट्रू पिक्चर होता है इकोनॉमी की, वो पूरे ये बताता है कि पिछले साल में क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या वो डेटा बताता है, किस चीज़ में कितनी ग्रोथ हुई, किस चीज़ में हम जो डिटोरिएट होते जा रहे हैं, किस चीज़ में हमें इंप्रूव करने की जरूरत है। एंड आगे आने वाले जो अपकमिंग ईयर होता है उसके लिए भी वो कुछ प्रोडिक्शंस करता है कि ये चीज़ें जो है लाइक जीडीपी जो इस प्रकार होगी, अनएम्प्लॉयमेंट इस प्रकार होगी, आप ऐसे ऐसे इनिशिएटिव्स लेकर आइए। और कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में भी बताता है जो पिछले साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए हैं, एंड वो कुछ सजेशंस देता है कि आगे वाले साल में अगर आप इस चीज़ के अकॉर्डिंगली करेंगे, लास्ट साल के डेटा के अकॉर्डिंगली आप देखते हुए से काम करेंगे, तो आप काफ़ी ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जब वो बताता है, लेकिन इसकी जो रिकमेंडेशन है पहली बात तो वो बाइंडिंग नहीं है। तो चलो अगर वो बाइंडिंग नहीं है तो भी इतना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करते, बट इसकी जो इकोनॉमिक सर्वे है इकोनॉमी की ट्रू पिक्चर दिखाता है। तो आइडियली इसको जो विंटर सेशन है पार्लियामेंट का उसमें प्रेजेंट करना चाहिए, ताकि जो भी इसके रिकमेंडेशंस हैं उनसे सीख लेके उसको इम्प्लीमेंट करा जाए ऑल ओवर द जो लास्ट 6 मंथ्स रह गए, रादर देन कि उसको बजट से एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे को टेबल कराना और फिर जो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर रिकमेंडेशंस है उसको ध्यान में रखते हुए कि क्या किस चीज़ में क्या रिकमेंडेशन जो है वो एक्सेप्ट करनी चाहिए, क्या कौन से जो इनिशिएटिव्स है वो इकोनॉमिक सर्वे में से लेने चाहिए, उसके बाद वो नेक्स्ट ईयर की जो बजट में है हमें उसमें दिखते हैं। तो यही बोला गया है कि 6 महीने का ही एनालिसिस और लेस देन 9 मंथ्स काफ़ी सफिशिएंट होता है पूरी इकोनॉमी को ये रियलाइज करने के लिए, इकोनॉमी पे ध्यान देने के लिए कि कैसी कैसी चीज़ें जो है वो हमारी इकोनॉमी में हो रही है, किस चीज़ पे सुधार लेकर आया जा सकता है और क्या इनिशिएटिव अलग अलग सेक्टर्स में ले सकते हैं, जिससे कि सभी सेक्टर को साथ में लेके चलेंगे तभी इंक्लूसिव ग्रोथ होगी। तो 6 महीने और लेस देन 9 मंथ्स काफ़ी हैं ये देखने के लिए, इकोनॉमी को विजुलाइज करने के लिए। इसलिए बोला गया है कि आगे आने वाले टाइम में ये सजेशन दिया गया है कि आप जो इकोनॉमिक सर्वे है उसे विंटर सेशन में आप पास करा करिए, टेबल करा करिए, जिससे कि उसकी जो रिकमेंडेशंस है उन पे ध्यान दिया जाए और काफ़ी ज़्यादा जो मीनिंगफुल इनपुट्स हैं उसे लिया जाए अलग अलग सेक्टर्स में से, जिससे कि और ज़्यादा हमारी इकोनॉमी को बूस्टअप मिले। एंड लास्ट ये भी बताया गया है कि एक जो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है, जीडीपी की काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है। अब ये भी बोला जा रहा है कि 6.5 से 6.8% के रेट से ग्रोथ होगी, लेकिन एक ग्रोथ जीडीपी की ग्रोथ होना तभी कहा जाएगा जब उसमें
एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही हो, जो लोग हैं ना उन्हें भी जॉब्स मिल रही हो। ऐसा नहीं है कि इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो रही है, मीन्स जीडीपी तो ग्रो कर रहा है लेकिन लोगों को जॉब्स ही नहीं मिल रही। तो इसीलिए जीडीपी तब इंक्रीज करनी चाहिए जब जो कंट्री के सभी सेक्शन ऑफ लोग हैं, सभी सोसाइटी के जो लोग हैं, उन सभी को जॉब्स मिले, वो सभी अपनी लाइवलीहुड खुद कमाएं और खुद खाएं। क्योंकि अगर वो अनएम्प्लॉयड है तो वो गवर्नमेंट पे बर्डन है, गवर्नमेंट की स्कीम से वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ चला रहे हैं, मीन्स राशन वहाँ से ले रहे हैं, घर उन्हें जो गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड कर रही है प्रधानमंत्री आवास योजना से। इसलिए बोला जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स मिलेंगी तो वो खुद इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगे अपनी लाइवलीहुड को कमाने के लिए। और सभी लोगों का जब डेवलपमेंट होगा, सभी लोगों की जब ग्रोथ होगी, तभी उसे डेवलपमेंट बोला जाएगा और तभी ये असल मायने में जो हमारी जीडीपी है वो इंक्रीज करेगी। इसीलिए लोगों की जॉब ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करनी है, एमएसएमई सेक्टर्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और सारी सेक्टर्स को साथ में लेके चलना है। सो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन। आई होप इकोनॉमिक सर्वे के आपको अच्छे से समझ आ गया और कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो हमने इकोनॉमिक सर्वे से स्किप करा हो। हम बहुत ज़्यादा डिटेल एनालिसिस करके तब आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं और इसीलिए ही हम इकोनॉमिक सर्वे की जो वीडियोज़ है उसे रिलीज़ करने के लिए थोड़ी लेट हो गए, क्योंकि हम पहले अच्छे से एनालाइज कर ले, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़े काफ़ी ज़्यादा लेंदी पेजेस होते हैं, 500 पेजेस अप्रॉक्स होते हैं और उसे एनालिसिस करने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। तो इसीलिए कंप्लीट एनालिसिस करके तो हम आपके लिए जो इकोनॉमिक सर्वे की वीडियोज़ है वो लेके आए हैं। आई होप ये आपको हेल्पफुल लगी हो। Do share it with your friends so that they can also get the benefit of Prelims Booster series. उन्हें भी इस सीरीज का फायदा मिले। And stay tuned for the next update.